दिल्ली डायनेस्टी में क्या पढ़ना है? दिल्ली डायनेस्टी के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? गुलाम वंश पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? गुलाम वंश, ठीक है। और ये जो गुलाम वंश है इसको हम और क्या कह सकते हैं भैया? स्लैब डायनेस्टी भी कह सकते हैं। गुलाम वंश को हम और क्या कह सकते हैं? स्लैब डायनेस्टी भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है ना? तो गुलाम वंश कह लीजिए या स्लैब डायनेस्टी कह लीजिए। इस स्लैब डायनेस्टी को आप जानते हैं कि और किस नाम से जान सकते हैं? तो इसे हम मामलूक वंश भी कह सकते हैं, ठीक है ना? क्या कह सकते हैं? मामलूक वंश भी कह सकते हैं। ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है ना? इसे हम मामलूक डायनेस्टी भी कह सकते हैं, ठीक है? मामलूक डायनेस्टी भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है? ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है? इसके अलावा आप देखेंगे कि जो गुलाम वंश है, ठीक है? जो गुलाम वंश है इसमें कहा जाता है, ठीक है? गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड है, जैसे टाइम पीरियड तो खैर आप जानते हैं पहले से भी 1206 से 1290 ये इसका टाइम पीरियड है। 1206 से 1290 इसका टाइम पीरियड है, ठीक है? और इसका जो संस्थापक है, इसका जो संस्थापक है, इसका जो फाउंडर है, ठीक है? इसका जो संस्थापक है, इसका जो फाउंडर है, ठीक है? आप जानते हैं कि कौन है? ऐबक है भैया, ऐबक, ठीक है ना? ऐबक इस डायनेस्टी का फाउंडर है, ठीक है? और इसमें अगर रियल फाउंडर आपसे पूछा जाएगा कि भैया रियल फाउंडर कौन? तो रियल फाउंडर के नाम पर आप क्या बताएंगे? रियल फाउंडर के लिए आप बताएंगे इल्तुतमिश का नाम। किसका नाम बताएंगे भैया? इल्तुतमिश का नाम बताएंगे, ठीक है? तो इल्तुतमिश जो है इस वंश का रियल फाउंडर है। इल्तुतमिश जो है वो इस वंश का रियल फाउंडर है, ठीक है? जबकि गुलाम वंश जो है, ठीक है? गुलाम वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक भी अगर आपसे पूछा जाए कभी कि सबसे प्रतापी शासक या सबसे प्रसिद्ध शासक, ठीक है? सबसे प्रतापी शासक या सबसे प्रसिद्ध शासक मतलब फेमस रूलर अगर आपसे कहा जाए तो भी आपका नाम आप किसका नाम लेंगे? इल्तुतमिश का ही नाम लेंगे, ठीक है ना? इल्तुतमिश का ही नाम लेंगे, ठीक है ना? तो ये चीज है और आइए एक-एक करके इसमें विस्तारपूर्वक चीजों को समझते हुए है ना लेकर चलेंगे, ठीक है? हाँ जी। तो जो गुलाम वंश है इसी के बारे में बेसिकली हमें पढ़ना है और बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? कहीं से कहीं तक कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए, ठीक है? तो आराम से पढ़िए और जबरदस्त तरीके से चीजों को, ठीक है? हमारे साथ आगे लेकर पढ़िए। कहीं डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, उसमें कहीं से दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो देखिए अब हम नॉर्मल बैकग्राउंड पर आ जाते हैं जरा, ठीक है? और देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि गुलाम वंश में जो शासक हुए, गुलाम वंश में जो शासक हुए इनके नाम एक-एक करके लिख लिए जाएं, ठीक है ना? हाँ जी। तो प्रमुख जो गुलाम वंश के शासक हैं, स्लैब डायनेस्टी के जो शासक हैं, उनको एक-एक करके यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। हालांकि एक अच्छी बात ये जरूर है यहाँ पर कि सभी शासकों के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? सभी शासकों के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? हाँ जी। सभी शासकों के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है भैया? चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? गुलाम वंश में जैसे पहले शासक, एक-एक करके हम शासकों के नाम आपको गिनाएं कि पहला शासक, दूसरा शासक, तीसरा शासक, ठीक है? चौथा शासक, ठीक है? पांचवा शासक, ठीक है? छठवां शासक, सातवां शासक, ठीक है? आठवां शासक, नौवां शासक, ठीक है? 10वां शासक, ठीक है? और 11वां शासक। तो एक-एक करके सारे शासकों के नाम लिख लिए जाए, ठीक है ना? चलिए। इसमें आप क्या देख रहे होंगे? इसमें आप ये देख रहे होंगे कि भाई गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? भाई कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। भाई दूसरा शासक कौन है इस वंश का? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है जिसका नाम है आराम शाह। क्या नाम है इसका? आराम शाह। इसके बाद शासक कौन बनेगा? इल्तुतमिश बनेगा। कौन बनेगा? इल्तुतमिश बनेगा। इसके बाद कौन बनेगा? रुकनुद्दीन फिरोज बनेगा। रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है? रुकनुद्दीन फिरोज बनेगा, ठीक है? रुकनुद्दीन फिरोज बनेगा, ठीक है? रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है? इसी प्रकार से अगला शासक कौन बनेगा? रजिया सुल्तान बनेगी, ठीक है? कौन भैया? रजिया सुल्तान, ठीक है? रजिया सुल्तान। इसी प्रकार से भाई एक-एक करके सारी चीजें आगे बढ़ेंगी और सब समझ में आएगा। इसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं है और बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि भैया जैसे इसके बाद कौन आएगा? बहराम शाह आएगा। कौन आएगा? बहराम शाह आएगा, ठीक है? इसके बाद अलाउद्दीन मशहूद शाह आएगा, ठीक है? अलाउद्दीन मशहूद शाह आएगा, ठीक है? इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद आएगा। कौन आएगा? नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद आएगा, ठीक है? नासिरुद्दीन महमूद आएगा, बिल्कुल नाम याद रखेंगे इसका। और इसके बाद कौन आ जाएगा? इसके बाद आएगा बलबन का नाम, ठीक है? कौन आएगा? बलबन आएगा भैया। बलबन के बाद आप देखेंगे तो कैकुबाद आएगा। कौन आएगा? कैकुबाद, कैकुबाद आएगा। और इसके बाद लास्ट में कहीं जाकर फिर टूमस या कैमूस जो भी आप कह लीजिए, ठीक है? दोनों ही चलेगा वैसे, ठीक है? लेकिन अभी तक कैमूस से लिखे तो कैमूस से लिखा है। कैमूस, ठीक है? ये आएगा। चलिए देख लिया जाए, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अरे कितनी बार बताया कि कैमूस कहो या क्यूमर्स कहो, तो फिर उसी बात को पूछने का मतलब नहीं है। आप कैमूस लिख लो, आप क्यूमर्स लिख लो, बात क्यूमर्स ही है, ठीक है? पेपर में दोनों में से जो मिल जाए वो आंसर लगा देना, ठीक है? चलो। कहने के बाद भी नहीं मानते हो कि हर चीज के लिए हमसे स्टैम्प लोगे क्या लिख के? चलिए। देखिए ये शासकों के नाम क्यों बताए जा रहे हैं? ये शासकों के नाम इसलिए आपको बताए जा रहे हैं ताकि ऐसे जैसे मान लीजिए कि आपसे एग्जाम में ऐसे भी तो क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का शासक था या नहीं था, या कौन खिलजी वंश का शासक था, या कौन तुगलक वंश का शासक था, समझ रहे हैं आप? तो उसके लिए ये हम कर रहे हैं, ठीक है? हाँ जी। रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है? और ये नाम इंपॉर्टेंट है। रजिया सुल्तान, ठीक है? मशहूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, गुलाम वंश के 11 शासक, ठीक है? अब इन 11 शासकों में ऐसा भी हो सकता है कि इनके सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना? और ऐसा भी हो सकता है कि इनसे क्वेश्चन पूछे ऐसे सीक्वेंस से, कोई पहला शासक, दूसरा शासक, तीसरा शासक, चौथा पूछे, छठा पूछे, ऐसा भी हो सकता है। बट हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है ना? हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो ये इसमें जो प्रमुख शासक है जिनके बारे में हमको पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ना है, इल्तुतमिश पढ़ना है ना? रजिया सुल्तान पढ़ना है, ठीक है? और बलबन पढ़ना है। बाकी किसी के बारे में नहीं पढ़ना है। इन्हीं 4 शासकों के बारे में पढ़ना है। वाकाटक अलग थे, कदम अलग थे, ठीक है? चलिए, ठीक है भैया? तो इन्हीं 4 शासकों के बारे में हमें इस टॉपिक के अंतर्गत मुख्य रूप से पढ़ना है, ठीक है ना? हाँ जी। बाकी इसमें और कोई बवाल नहीं है, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं किसके बारे में? सबसे पहले आपको बताते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। किसके बारे में भैया? सबसे पहले बताएंगे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो आइए देख लिया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है भैया? अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है क्या-क्या इसके बारे में जानेंगे। वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, ठीक है ना? हाँ जी। क्या होता है? चंद्रमा का देवता, ठीक है? क्या अर्थ है कुतुबुद्दीन ऐबक का? कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अर्थ है, ठीक है? क्या होता है? अर्थ अर्थात मीनिंग। तो क्या है इसकी मीनिंग? इसकी मीनिंग है चंद्रमा का देवता। सॉरी, चंद्रमा का देवता, ठीक है भैया? चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता मतलब गॉड ऑफ मून, चंद्रमा का देवता, ठीक है ना? हाँ जी भैया। इसी प्रकार से और आगे बढ़ेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? ये गौरी का गुलाम था, ये तो खैर पहले बता चुके हैं, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है? और इसके द्वारा एक चीज और की गई जो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं वो ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो वंश स्थापित किया गया, ऐसा कहा जाता है कि इसने कुतुबी वंश, एक्चुअली में अगर आप और डिटेल में जाओगे, जब आप थोड़ा और डिटेल में जाओगे तो आप पाओगे कि गुलाम वंश के अंतर्गत भी 3 गुलाम है, मतलब 3 वंश है। इस गुलाम वंश के अंतर्गत भी 3 वंश है, मतलब इस स्लैब डायनेस्टी के अंतर्गत भी इसके अंडर में भी 3 अलग-अलग डायनेस्टीज है, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुबी डायनेस्टी स्थापित की गई। कौन सी? और डिटेल में जाने पर कुतुबी डायनेस्टी, ठीक है? और कुतुबी डायनेस्टी में ऐबक है और आराम शाह है, ठीक है? और इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है? जैसे जो है ना कुतुबी डायनेस्टी है और इसी कुतुबी डायनेस्टी मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम ही है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? इसी प्रकार से जैसे इल्तुतमिश है तो ये कौन सा था? ये इल्बरी तुर्क था। ये क्या था भैया? हाँ, इसके द्वारा जो स्थापित किया गया उसको कहते हैं शमसी वंश। इसके द्वारा स्थापित किया गया वंश को कहते हैं शमसी वंश। क्या कहते हैं? शमसी वंश, ठीक है? क्या? शमसी वंश,
ठीक है, शमसी वंश कहते हैं इसे। जब और डिटेल में जाए अगर आपको, ठीक है, अगर मैंने जो सके तो इसको भी याद कर सकते हैं, शमसी डायनेस्टी है ना। और इल्तुतमिश से लेकर इधर ये शमसी डायनेस्टी बोली जाती है। फिर बलबन के द्वारा जो स्थापित की उसे कहते हैं बलबरी वंश, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बलबरी वंश, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं बलबरी वंश, मतलब बलबरी डायनेस्टी, ठीक है, बलबरी डायनेस्टी कहते हैं इसे, ठीक है। हाँ जी भैया, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब इसकी मीनिंग क्या होगी? चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता, ठीक है ना। अच्छा, अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आप देखेंगे कि भैया ये भारत में 1900 ना एक्टिव इन इंडियन एरियाज फ्रॉम 1192, ठीक है। कहां से कब से भैया? भारत में, ठीक है, भारत में 1192 से सक्रिय रहा, ठीक है। भारत में कब से ये सक्रिय था, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि एक्टिव 82 को इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, मतलब सेकंड बैटल ऑफ तराइन। और जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन है इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया था और दिल्ली को अपने कंट्रोल में लिया था। लेकिन मोहम्मद गौरी दिल्ली में रुका तो नहीं था, भारत में रुका तो नहीं था। फिर ये क्या करता है मोहम्मद गौरी कि अब भाई अपने अंडर में कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है और यहां से चला जाता है। बात समझ? तो कहने का मतलब है कि 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध जीतकर मोहम्मद गौरी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों का अपना अधीनस्थ शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है और यहां से चला जाता है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, इसी प्रकार से और आगे बढ़े, इसी प्रकार से और आगे बढ़े तो कुतुबुद्दीन ऐबक आप देखेंगे कि इसकी जो उपाधियां हैं, इसकी जो उपाधियां हैं, इसकी जो टाइटल्स हैं, उपाधियां हैं मतलब जो टाइटल्स हैं, इसके तो क्या-क्या टाइटल्स हैं भैया? तो इसके टाइटल्स में आप देखेंगे जैसे इसका एक टाइटल है मलिक, ठीक है ना। क्या टाइटल है? मलिक। ये इसका टाइटल, एक इसका टाइटल है सिपह सलार, सिपह सलार, ये भी इसका टाइटल है, मतलब सिपह सलार मतलब एक तरह से कमांडर कह लीजिए, ठीक है, कमांडर कह सकते हैं। ऐसे ही एक इसकी उपाधि है कुरान ख्वां, क्या है? कुरान ख्वां, ठीक है, कुरान ख्वां। तो ये भी इसकी उपाधि है क्या? कुरान ख्वां, ठीक है, कुरान ख्वां। ऐसी एक इसकी उपाधि है लाख बख्श, ठीक है, लाख बख्श। क्या उपाधि है? लाख बख्श, लाख बख्श इसकी उपाधि है। ऐसी एक इसकी उपाधि है पील बख्श, ठीक है। क्या उपाधि है भैया? पील बख्श, पील बख्श, ठीक है, पील बख्श, ठीक है। और ऐसे ही एक उपाधि है आतिम ताई द्वितीय, आतिम ताई द्वितीय, आतिम ताई। तो इसमें आप देखेंगे कि है क्या कि उपाधियां हैं इसकी अलग-अलग, ठीक है। मतलब कोई आतिम ताई द्वितीय कहता है, कोई मलिक कहता है, कोई सिपह सलार कहा, कोई कुरान ख्वां कहा, कोई लाख बख्श, कोई पील बख्श। जैसे पील बख्श है तो पील बख्श का मतलब है हाथियों का दान करने वाला, पील बख्श का मतलब हाथियों का दान करने वाला, इसने हाथी दान किया। लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला, ठीक है। कुरान ख्वां मतलब ये पांचों वक्त की नमाज अदा करता था, नमाज अच्छी पढ़ लेता था। सिपह सलार एक तरह से इसकी योग्यता और इसकी युद्ध नीति की वजह से दी गई उपाधि है, ठीक है, जो मोहम्मद गौरी के टाइम पर इसे मिली थी, ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी है कि इन उपाधियों से एक बात और क्लियर दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, है ना। हाँ, जैसे तुम लिख रहे हो तो एक्टिव हो। आइए बताइए सक्रिय का भी मतलब बताना पड़ रहा है, कैसे दिमाग है भाई, ठीक है। ये जरा फॉस्ट हो गया था, इसको सही कर लिया जाए, ठीक है। हाँ जी, देखिए तो ये उपाधियां होंगी, ये क्या होगी? उपाधियां होंगी, ठीक है ना। हाँ जी, अच्छा और आगे बढ़े तो भाई आप देखेंगे है ना, इससे रिलेटेड एक एक चीजें सारी ही एक एक करके होती चली जाएंगी, तो आपको याद करना है। और ये भी है कि ये सिक्के नहीं चलवाए, इसने सिक्के नहीं चलवाए, सिक्के नहीं चलवाए, इसके नाम के कोई सिक्के नहीं मिलते हैं, इसमें कोई सिक्के नहीं चलवाए, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, या नहीं कॉइंस, तो इसने किसी प्रकार की करेंसी, किसी प्रकार के कॉइंस नहीं चलवाए, ठीक है ना। हाँ जी, किसी प्रकार की करेंसी या किसी प्रकार के, ठीक है, क्या जो है मेरे क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, मतलब क्या करूं सोच रहा हूं कि जीवन में कभी इतने भी शब्दों का ज्ञान नहीं लिया है। ये प्रश्न पूछने वाले तो ऐसा लगता है जैसे गौतम बुद्ध की तरह इतने लाड प्यार से पाला गया, किंतु ये भी नहीं पता कि लाड प्यार क्या होता है। शादी का मतलब ये है कि जैसे बेटा मान लो तुम्हारा नाम छोटू है और तुम्हें उपाधि दे दी जाए कि छोटू को आज से राय बहादुर कहा जाएगा, तो छोटू का नाम लिया जाएगा, छोटू राय बहादुर बना रहे हैं, गोली मारो। अरे मतलब छोटू को कहा जाएगा गोली मारो, तुम ताकतवर। राजधानी किसे बनाई थी, है ना? इसने अपनी राजधानी किसे बनाई है? राजधानी किसे बनाई? कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, कैपिटल इसने किसे बनाई थी? लाहौर, ठीक है। लाहौर को इसने राजधानी बनाई, क्यों भैया लाहौर को क्यों राजधानी बनाई? फॉर सेफ्टी पर्पस, ठीक है ना, फॉर सेफ्टी पर्पस, फॉर सेफ्टी पर्पस, ठीक है, फॉर सेफ्टी पर्पस, फॉर सेफ्टी पर्पस मतलब सुरक्षा के उद्देश्य से, सुरक्षा के उद्देश्य से, सुरक्षा के उद्देश्य से, सुरक्षा के उद्देश्य। अच्छा गोली मारो, मार नहीं सकता, चलिए फॉर सेफ्टी पर्पस, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। हाँ ठीक, एक्चुअली में क्या है कि एक एक करके आप समझते चलेंगे तो आराम से समझ में आएगा, थोड़ा सा सब्र रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, ठीक है। लाहौर, लाहौर को इसने राजधानी बनाई सेफ्टी पर्पस से, ठीक है। और आगे बढ़े और चीजों को जरा देखेंगे और क्या हुआ इसके समय में। तो इसके समय में आप देखिए कुछ निर्माण कार्य याद करिए, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनाया गया? 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। तो अब चूंकि ये नाम है तो आप इसे 2.5 दिन का झोपड़ा ही कहें तो ज्यादा सही है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये एक मस्जिद है, ये क्या है भैया? ये एक मस्जिद है, ठीक है। ये एक क्या है भैया? ये एक मस्जिद है, ठीक है। क्या है? ये एक मस्जिद है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि एक मास्क है, ठीक है। ये एक मस्जिद है जो कि ये इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मस्जिद, ठीक है, किसकी जगह पर बनाई गई थी? संस्कृत विद्यालय को तोड़कर। यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, ठीक है, संस्कृत विद्यालय, ठीक है, यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था अजमेर में, ठीक है, इसी की जगह पर बनवाई थी ऐसा कहा जाता है। कहाँ पर भैया? अजमेर में, कहाँ पर? अजमेर में, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, अजमेर, ठीक है। आगे देखिए और आगे बढ़े, 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के बारे में खैर अभी आगे बताएंगे, कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के बारे में भी आगे विस्तार पूर्वक हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में, ठीक है। बाकी जो है कुतुब मीनार का हो गया। एक बता देते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत, कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये भारत में बनी संभवतः पहली मस्जिद थी, ठीक है ना अभी, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है, कुव्वतुल इस्लाम, ठीक है, मास्क, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और ये जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, ठीक है, ये बनवाई गई थी पिथौरागढ़ के किले की जगह पर, पिथौरागढ़ किले की जगह, ठीक है, मतलब जहां कभी पिथौरागढ़ का किला हुआ करता था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा एक किला बनाया गया था, ठीक है ना। हाँ जी भैया, ठीक है,
जो पिथौरागढ़ का किला है, कहते हैं कि जो पिथौरागढ़ का किला है, क्या भैया, पिथौरागढ़ का जो किला है ये कभी पृथ्वीराज चौहान ने अर्थात पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था, ठीक है ना। हाँ जी, तो उसी को तोड़कर उसकी जगह पर इसे बनवाया गया, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि इन द प्लेस ऑफ पिथौरागढ़ फोर्ट, पिथौरागढ़ फोर्ट, ठीक है, पिथौरागढ़ फोर्ट, ठीक है। तो बिल्कुल इसको याद करना है। बाकी अंतिम रूप से क्या याद कर लीजिए कि इसकी डेथ घोड़े से गिरकर हुई थी, ठीक है। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1210 में इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, कहां पर हुई थी, लाहौर में इसकी डेथ हुई थी। इसकी मृत्यु लाहौर में हुई थी, चागौन या पोलो खेलते समय, ठीक है ना। तो लाहौर में इसकी डेथ हुई थी, चागौन या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर। अब जरा इसको ध्यान से समझ लीजिए जैसा जैसा बताया जा रहा है। तो सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे कि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, मतलब गॉड ऑफ मून। एक्चुअली में ये एक नाम है जो कि कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी के द्वारा दिया गया। ये मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था, ठीक है। ये मोहम्मद गोरी का क्या था, ये मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। और मोहम्मद गोरी ने जब 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध को जीता तो उसके बाद उसने अपने विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी, अपने जीते गए प्रदेशों क्षेत्रों की जिम्मेदारी इसे सौंपी और यहां से मोहम्मद गोरी वापस चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के द्वारा जीते गए क्षेत्रों का दिन ब दिन विस्तार किया और बढ़ाया और एक्सपेंड किया। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ी, ठीक है। और जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, जब मोहम्मद गोरी 1206 में मर गया, तब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, भाई शासक बना। कब बना, 1206 में ये शासक बना। और आप ये देख रहे होंगे कि 1206 से लेकर 1210 तक ये इसका शासन काल है, मतलब टाइम पीरियड है जिस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासक के रूप में काम किया, ठीक है। हालांकि कभी भी जीवन में इसने सुल्तान की टाइटल से अपने आप को नहीं नवाजा, इसे कभी सुल्तान नहीं कहा गया, कभी मलिक, कभी सिपह सालार, कभी यही सब चीजें इसे कहा गया। ये चूंकि अपने आप को इसने कभी सुल्तान नहीं माना, इसने अपने आप को केवल मोहम्मद गोरी के अंतर्गत ही चीजों को माना। यही कारण है कि इसने अपने नाम के कोई सिक्के नहीं चलवाए, है ना, कोई कॉइन, कोई करेंसी इसने अपने नाम का नहीं चलवाया, ठीक है ना। हाँ जी, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इसने राजधानी भी लाहौर को बनाई। क्यों, क्योंकि लाहौर ऐसी लोकेशन पर स्थित था। जैसे अगर आप इस तरीके से मैप बनाए तो आप देखेंगे कि लाहौर यहाँ पर स्थित था। ये क्या था, ये था लाहौर। अब क्या है कि भाई भारत में घुसने का एक ही तरीका था, इन क्षेत्रों में स्थित जो पर्वतीय दर्रे थे, ठीक है ना, इन्हीं पर्वतों में स्थित जो पर्वतीय दर्रे थे, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखेंगे, ठीक है, हाँ जी, है ना, इन पर्वतों में आप देखेंगे कि जो दर्रे थे, ठीक है, बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि भैया इन्हीं क्षेत्रों में से, इन्हीं क्षेत्रों से आक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा था। इसीलिए इसने लाहौर को राजधानी बनाई कि जो भी विदेशी आक्रमण होना होगा वो इन क्षेत्रों से होगा। तो मैं अगर लाहौर में बैठा रहूंगा तो मैं उसका मुकाबला करूंगा, किसी को भी अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दूंगा। इसीलिए इसने सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सेफ्टी पर्पस से अपनी राजधानी क्या बनाई थी, अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी, ठीक। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में चीजें व्यवस्थित रही, ठीक है, मतलब कोई ऐसा मारकाट वाला मामला नहीं था, किसी क्षेत्र पर कोई आक्रमण वगैरह जैसा कुछ नहीं किया इसने बहुत, ठीक है। इसके एक बार क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपनी राजधानी लाहौर से बंगाल की तरफ के लिए निकला, ठीक है, तो कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, अपने लाहौर वाले क्षेत्र से, ठीक है, अपने इस लाहौर वाले क्षेत्र से निकला, ठीक है, इधर जाने के लिए, ठीक है, लाहौर वाले क्षेत्र से निकला। तो जब लाहौर से, मतलब अपनी राजधानी से कुतुबुद्दीन ऐबक निकला और रास्ते में क्या पड़ा, रास्ते में यहाँ पर पड़ा अजमेर। तो जो अजमेर रास्ते में पड़ा, ठीक है, जाहिर सी बात है लंबा रास्ता था, आज का टाइम तो था नहीं हेलीकॉप्टर से सुल्तान चला जाएगा, ठीक है। तो अजमेर में इसके रुकने की, इसके आराम करने की व्यवस्था की गई। तो इसके जो रुकने की, आराम करने की व्यवस्था की गई, ठीक है, इसके जो रुकने की, इसके आराम करने की व्यवस्था की गई, वो अजमेर में स्थित एक संस्कृत विद्यालय था, ठीक है, अजमेर में स्थित एक संस्कृत विद्यालय था, वहीं पर इसकी व्यवस्था की गई, ठीक है ना। हाँ जी, क्या, कौन सा विद्यालय था, एक संस्कृत विद्यालय था, ठीक है, संस्कृत विद्यालय था, तो वहीं पर इसके रुकने की व्यवस्था की गई, ठीक है ना, संस्कृत विद्यालय। और ये संस्कृत विद्यालय कभी चौहानों के समय में बना था, ठीक है। चौहान, एक चौहान शासक थे जिनका नाम था विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ, लिखने की जरूरत नहीं होगा। तो विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ के समय में यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय बनवाया गया था। और आज भी आप देखेंगे तो इस पर हरिकेली नामक नाटक के कुछ बातें लिखी मिलती हैं। हरिकेली नाटक जो विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ ने लिखा था, ठीक है। तो संस्कृत विद्यालय जो था उसी जगह, ठीक है भाई, कुछ समय के लिए, कितने समय के लिए, लगभग 2.5 दिन के लिए, 2.5, तो लगभग 2.5 डेज के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक जिस संस्कृत विद्यालय में रुका, ठहरा, उसी जगह पर उसको तोड़कर एक मस्जिद बनवाई गई आगे चलकर, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। राजस्थान अजमेर में स्थित एक मस्जिद है, ठीक है ना। तो ये चीज कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही दिल्ली में एक कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ, हालांकि इल्तुतमिश के समय में पूरा हुआ, ठीक है। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली में ही एक क्या बनवाया गया, दिल्ली में ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई गई, जो भारत में बनने वाली पहली मस्जिद या फर्स्ट मस्जिद मानी जाती है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कभी बनवाए गए पिथौरागढ़ किले की जगह पर, मतलब पिथौरागढ़ किले को तोड़कर बनवाई गई एक मस्जिद मानी जाती है, किताबों में लिखा है, ठीक है ना। और अंततः कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में लाहौर में क्या खेलते हुए, पोलो खेलते हुए डेथ हुई। पोलो या जिसे हम चौगान भी कहते हैं, ये खेलते हुए इसकी डेथ हुई, ठीक है ना। अच्छा, तो इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी खत्म हुई। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी खत्म हुई तो हम इल्तुतमिश की कहानी पर आ जाते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश की कहानी पर आ जाते हैं, और इल्तुतमिश की कहानी पर आने से पहले आपको कुतुब मीनार बता देते हैं। देखिए, तो आइए जरा कुतुब मीनार की बात कर लें, ठीक है ना। कितनी मंजिल है भैया इसमें, तो इसमें कुल मिलाकर 5 मंजिल है, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितनी मंजिल है, 5 मंजिल है, सीधा सीधा। तो ये खैर आपके दिमाग में रखना है कि कितनी मंजिल है, 5 मंजिल है। क्वेश्चन है, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। तो भैया पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल और 5वीं मंजिल, ये 5 मंजिल, ठीक है। जिसमें से ये है कि भाई जो पहली मंजिल है इसको बनवाया किसने, ये मंजिल किसने बनवाई, ये किसने बनवाई, ये किसने बनवाई, ठीक है, ये किसने बनवाई। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर इसे बनवाया गया किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। और ये जो तीनों मंजिलें, ये तीनों किसने बनवाई थी, ये बनवाई थी इल्तुतमिश, किसने बनवाई थी, इल्तुतमिश ने बनवाई, इल्तुतमिश ने बनवाई, इल्तुतमिश ने बनवाई थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि चौथी मंजिल, है ना, एक बार बिजली गिरने की वजह से चौथी मंजिल जो है ये ध्वस्त हो गई थी, तो इसकी मरम्मत, मतलब इसको कह सकते हैं कि रेनोवेशन टाइप का। तो इसका जो रेनोवेशन है, मरम्मत है, ये किसने करवाई, तो इसकी मरम्मत और 5वीं मंजिल का निर्माण, ठीक है, इसकी मरम्मत और 5वीं का क्या किया, निर्माण, ये कराने का काम किसने किया, तो ये कराने का काम किया मोहम्मद फिरोज तुगलक, किसने किया, मोहम्मद फिरोज तुगलक, ठीक है। तो इसलिए याद करने की जरूरत है मोहम्मद फिरोज, ठीक है, मोहम्मद फिरोज तुगलक, ठीक है, मोहम्मद फिरोज तुगलक। अब यह भी है कि किसकी याद में बनी है, तो याद रखेंगे सूफी संत कुतुबुद्दीन, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनी है, की याद में बनी,
सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनी, ठीक है, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनी, ठीक है। चलिए अब है क्या कि भैया इन द मेमोरी ऑफ कह सकते हैं कि इन द, ये इसको डिजाइन कर दिया है, ये इसको डिजाइन भी कर देते हैं भैया, डिजाइन है, डिजाइन है, डिजाइनदार बन जा रहा है। ये वाली कुतुब मीनार हमने बनाई है, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, समझ रहे समझ रहे। क्यों अब जब भी कुतुब मीनार देखने जाओ तो भैया वो तो कहीं कहीं पर 72.5 लिखा रहता है, कहीं कहीं पर 73 मीटर लिखा रहता है, ठीक है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें कि कितनी हाइट है इसकी, ठीक है, तो हाइट फिलहाल आप 73 मीटर याद कर लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, 73 मीटर। चलिए अब इल्तुतमिश की तरफ चलें, क्या करें, अच्छा सब बना दें, ठीक, आइए इल्तुतमिश की तरफ चलें, नहीं तो पता चला कुतुबुद्दीन ऐबक पे रह जाएंगे। देखिए इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की बात कर लेते हैं, तो इल्तुतमिश भाई साहब, इल्तुतमिश, ठीक है। नहीं मोहम्मद फिरोज तुगलक और मोहम्मद फिरोज तुगलक और मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक एक ही बात होती है, मोहम्मद बिन तुगलक अलग है, ठीक है। देखिए इल्तुतमिश का जो शासनकाल है ये है 1210 से, ठीक है, 1210 से 1236। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो इल्तुतमिश जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, ये देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तो था इल्तुतमिश। तो क्या हुआ कि एक बार कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश जो है, एक बार ऐसा हुआ कि 1206 में जब खोखरों के विरुद्ध मोहम्मद गौरी अभियान कर रहा था, तो इल्तुतमिश की वीरता से मोहम्मद गौरी इतना खुश हुआ कि मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि तुम इल्तुतमिश को गुलामी से दासता से मुक्त कर दो, गुलामी से दासता से मुक्त कर दो। एक सेकंड समझ लीजिए। हाँ तो ये बता रहे थे कि देखिए इल्तुतमिश ने 1206 में खोखरों के विरुद्ध अभियान के दौरान मोहम्मद गौरी की जो मदद की थी, उसकी वजह से मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहकर इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त करा दिया था। और इल्तुतमिश को न केवल कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलामी से मुक्त किया, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी के साथ इल्तुतमिश का विवाह भी करा दिया, मतलब ऐबक जो कि गुलाम था वो दामाद हो गया। ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह सुल्तान बना, लेकिन आराम शाह जैसा कि नाम इसका आराम शाह तो आराम ही करता था, ठीक है ना, और इस वजह से आराम शाह को गद्दी से हटाने की कई लोगों की इच्छा थी। तो आराम शाह को गद्दी से हटाने के लिए, इस कमजोर शासक को गद्दी से हटाने के लिए, ठीक है, जो कुछ भाई एक तरह से कह लीजिए अधिकारी थे, उन्होंने स्वयं इल्तुतमिश को बदायूं से बुलाया। बदायूं का उस समय इल्तुतमिश इख्तियार हुआ करता था, और इल्तुतमिश आया और आराम शाह से एक छोटा सा युद्ध हुआ और इसे मार दिया, ठीक है, मतलब इल्तुतमिश ने अपने साले को मार दिया आराम शाह को, और बड़े आराम से इल्तुतमिश सुल्तान बन गया। तो आराम शाह के बारे में कोई जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। तो इल्तुतमिश के बारे में क्या है भाई, तो इल्तुतमिश क्या था, सुल्तान तो बना, लेकिन ये जो है बदायूं का इख्तियार था, ठीक है ना। क्या हुआ करता था, ये बदायूं का इख्तियार हुआ करता था, इसने बदायूं में जामा मस्जिद भी बनवाई है ना, इख्तियार था, ठीक है, सुल्तान बनने से पहले, ठीक है ना। हाँ, तो कह सकते हैं कि इख्तियार ऑफ बदायूं, ठीक है, इख्तियार ऑफ बदायूं। तो बदायूं का क्या था, ये इख्तियार था, इख्तियार ऑफ बदायूं, इख्तियार था, ठीक है। अब जब ये सुल्तान बना तो इसने अपनी राजधानी क्या बनाई, जब ये सुल्तान बना तो इसने अपनी राजधानी, अपनी जो कैपिटल बनाई वो दिल्ली को बनाई, ठीक है, इसको बनाई भैया दिल्ली को बनाई। और यही कारण है कि कई बार आपने ये चीज देखी होगी कि क्वेश्चन आता भी है कि दिल्ली का क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दिल्ली का पहला सुल्तान, ठीक है, क्या भैया दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान हुआ वो यही हुआ, दिल्ली का पहला सुल्तान इसी को कहा गया क्योंकि इसने दिल्ली को राजधानी बनाई। और दूसरी चीज है कि ये क्या था, ये इल्बरी तुर्क था, ठीक है, इल्बरी तुर्क मतलब एक तरह से इसकी जाति बताई जा रही है कि ये क्या था, इल्बरी तुर्क था, ठीक है ना, इल्बरी तुर्क, ठीक है, इल्बरी तुर्क, ठीक है, तुर्क, ठीक है, इल्बरी टर्किश, ठीक है, ये व्यक्ति था, इल्बरी तुर्क था। और इसने क्या किया, इसी से जोड़िएगा, इसने इक्तेदारी प्रथा शुरू की, इक्तेदारी प्रथा क्या होती है, इक्तेदारी प्रथा शुरू की इसने, इक्तेदारी प्रथा इसके द्वारा शुरू की गई, क्या थी इक्तेदारी प्रथा, ठीक है। तो इक्तेदारी सिस्टम इसने स्टार्ट किया। इक्तेदारी सिस्टम में ये था, आप सीधे सीधे ऐसे समझिए कि इक्तेदारी सिस्टम का मतलब था कि जैसे जो पेमेंट है, ठीक है, अजय भैया बदायूं उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में, जो पेमेंट है, ठीक है, इक्तेदारी सिस्टम का मतलब क्या था, इक्तेदारी सिस्टम का मतलब था कि भैया एक्चुअली में इक्ता का मतलब होता है भूमि, इक्ता का मतलब क्या होता है भूमि, ठीक है ना, हाँ भूमि, ठीक है। तो इक्तेदारी प्रथा का मतलब है कि अपने अधिकारियों को ये पेमेंट के बदले में क्या देता था, एकता देता था, अपने अधिकारियों को पेमेंट के बदले में क्या देता था, एकता देता था, ठीक है, क्या देता था, एकता देता था, ठीक है, एकता मतलब भूमि का टुकड़ा देता था, ठीक है भैया। अच्छा तो इक्तेदारी प्रथा इसने शुरू करी, और ई से इक्तेदारी प्रथा, ई से इल्तुतमिश और ई से इल्बरी तुर्क, तो याद करना आसान हो जाएगा, ई से इल्तुतमिश, ई से इक्तेदारी और ई से इल्बरी तुर्क, तो याद करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। तो ऐसे याद करने की जरूरत है। अगली बात ये याद रखिएगा कि इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। क्या किया भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शुद्ध अरबी सिक्के चलवाने वाला पहला सुल्तान, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, ठीक है ना, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, ठीक है ना। मतलब यूं कह लीजिए कि इशूड, ठीक है, इशूड क्या, प्योर अरेबियन कॉइंस या करेंसी, ठीक है। और ये जो शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए वो कौन से थे, तो आपने कहीं कहीं पढ़ा भी होगा कि जो सिल्वर मेड था, मतलब चांदी का बना हुआ जो था, ठीक है, और एक जो है तांबे का बना हुआ था, मतलब कॉपर का बना हुआ, ठीक है। तो जो भाई तांबे के बने हुए सिक्के चलवाए उसको क्या कहा गया, और जो चांदी के बने हुए सिक्के चलवाए उसको क्या कहा गया, ठीक है। तो जो तांबे के बने हुए सिक्के थे उसको कहा गया जीतल, क्या कहा गया, जीतल कहा गया, ठीक है। और जो चांदी के बने हुए सिक्के थे उनको क्या कहा गया, टंका कहा गया, क्या कहा गया, टंका कहा गया, ठीक है, क्या कहा गया भैया, टंका कहा गया, ठीक है ना। तो प्योर है ना, मतलब कह सकते हैं कि प्योर कॉइंस इसमें चलवाए थे, ठीक है। और बाकी इसको ध्यान रखिएगा कि जो इक्ता शब्द है ना, जैसे हमने कहा कि इक्ता शब्द का मतलब क्या होता है, इक्ता शब्द का मतलब होता है भूमि, इक्ता शब्द का मतलब क्या होता है भूमि, ठीक है। तो ये दिमाग में होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। इक्ता का मतलब क्या होता है, इक्ता शब्द का मतलब होता है भूमि, ठीक है ना। हाँ मतलब इक्ता अगर कह रहे हैं तो उसका मतलब है भूमि, तो इससे याद रहेगा आपको क्या भैया, इक्तेदारी प्रथा का मतलब है कि भूमि दिया जाता था, ठीक है, जमीन दी जाती थी, ये चीज है। तो शुद्ध अरबी सिक्के इसमें चलवाए, ठीक है। और इसके अलावा जो है सिक्कों पर टकसाल का नाम, टकसाल जानते हैं, सिक्कों पर टकसाल का नाम, टकसाल का, ठीक है, टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की, लिखने की परंपरा शुरू की, ठीक है, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की। क्योंकि इक्तेदार का मतलब जमींदार कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ एकदम बिल्कुल। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा शुरू की। टकसाल का मतलब है कि वो जगह जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं,
जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं ना उसको कहते हैं टकसाल, ठीक है ना। स्टार्टेड, ठीक है। और आप यह तो जानते हैं कि इसी के समय में पहला मंगोल आक्रमण हुआ था, ठीक है। तो जो पहला मंगोल आक्रमण हुआ, पहला मंगोल आक्रमण इसी के समय में हुआ था, पहला मंगोल आक्रमण, ठीक है ना। फर्स्ट मंगोल इन्वेजन, फर्स्ट मंगोल इन्वेजन, ठीक है। फर्स्ट मंगोल इन्वेजन कब हुआ भाई? ये हुआ था 1221 में। कहाँ पर हुआ था? सिंध पर हुआ था, ठीक है, सिंध में। और किसकी लीडरशिप में मंगोल इन्वेजन को कौन लीड कर रहा था? चंगेज खान, चंगेज खान, चंगेज खान लीड कर रहा था। कौन लीड कर रहा था भाई? चंगेज खान लीड कर रहा था, चंगेज खान लीड कर रहा था, ठीक है। चंगेज खान लीड कर रहा था इसको। और इसके बाद आप देखिए कि भाई भाई कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया, वो तो पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। कुतुब मीनार का निर्माण और दिल्ली का, या यूं कह लीजिए कि कानूनी मान्यता प्राप्त, दिल्ली का वैधानिक मान्यता प्राप्त या कानूनी मान्यता प्राप्त, वैधानिक मान्यता प्राप्त पहला सुल्तान। क्यों वैधानिक मान्यता प्राप्त पहला सुल्तान? वैधानिक मान्यता प्राप्त पहला सुल्तान, ठीक है ना। पहला सुल्तान मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट, ठीक है। चलिए करते रहिए। दिल्ली का वैधानिक मान्यता प्राप्त सुल्तान कौन था भैया? ये दिल्ली का पहला वैधानिक मान्यता प्राप्त सुल्तान था, तो फर्स्ट लीगल सुल्तान ऑफ दिल्ली। अच्छा एक बात और, क्या भैया? बगदाद के खलीफा से, बगदाद के खलीफा से, ठीक है, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की, मतलब खिलत प्राप्त की, ठीक है। मतलब सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त करने को कहते थे खिलअत प्राप्त करना, ठीक है ना। खिलअत प्राप्त करना, बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की, सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की, ठीक है। सुल्तान पद की मान्यता प्राप्त की, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि रिसीव्ड। तो अब जरा इसको समझ लीजिए आराम से, ठीक है। 1236 में डेथ हो गई, लिखाइए, ठीक है। तो इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में सुल्तान बना। कैसे सुल्तान बना? अपने साले आराम शाह को मारकर। आराम शाह कुछ महीने तक शासन कर पाया था 1210 में, तो आराम शाह को मारकर इल्तुतमिश सुल्तान बना, ठीक है। और सुल्तान बनने से पहले ये बदायूं का इक्तिदार हुआ करता था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बदायूं में जामा मस्जिद भी इसने बनवाई है। इसने जब ये सुल्तान बना तो इसने अपनी राजधानी कैपिटल दिल्ली को बनाई, और इस तरह से दिल्ली का पहला सुल्तान हुआ। ये इलबरी तुर्क था, इसे इलबरी और इसे इल्तुतमिश और इसे इक्तिदार। इलबरी तुर्क था, ये इसकी जाति है। इक्तिदारी प्रथा चलाई, मतलब अधिकारियों को पेमेंट के बदले में भूमि देता था, मतलब एक तरह से उसे इक्तिदार बना देता था, जमींदार बना देता था, बड़े अधिकारियों को, छोटों को नहीं। इल्तुतमिश पहला सुल्तान है जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, जिसमें तांबे का जीतल और चांदी का टंका था, ठीक है। और इसी प्रकार से इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की जो परंपरा है, जो सिस्टम है, जो ट्रेडिशन है, उसको शुरू किया, ठीक है। और इसी के समय में भारत पर पहला मंगोल आक्रमण सिंध वाले क्षेत्र पर हुआ था, है ना। इस ये दिल्ली का वैधानिक मान्यता प्राप्त पहला सुल्तान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद के लीगल स्टेटस को रिसीव किया, ठीक है। और कब रिसीव किया था इसने ये? तो ये बात है 1229 की, ठीक है ना। और इसको एक शुद्ध हिंदी में कहते हैं खिल्लत प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? खिल्लत प्राप्त करना, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और इल्तुतमिश के समकालीन इतिहासकार एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नोट कर लीजिए। क्या भैया? समकालीन इतिहासकार, इसके समकालीन एक इतिहासकार थे, ठीक है। समकालीन इतिहासकार थे, मतलब समकालीन का मतलब आप जानते हैं कि इसमें कहते हैं कंटेम्परेरी। ये थे मिनहाजुद्दीन सिराज, ठीक है, मिनहाजुद्दीन सिराज। और मिनहाजुद्दीन सिराज जो है, मिनहाजुद्दीन सिराज जो है, इन्होंने एक किताब लिखी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो किताब है, कौन सी किताब है भाई? मिनहाजुद्दीन सिराज को फिलहाल याद रखेंगे, मिनहाजुद्दीन सिराज, ठीक है। मिनहाजुद्दीन सिराज की बुक कौन सी है? तो इनकी बुक जो है, बुक का नाम है तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी, ठीक है। क्या? तबकात ए नासिरी, तबकाते नासिरी, ठीक है भैया, तबकाते नासिरी, ठीक है। तो ये भी एक है, इंपॉर्टेंट है। तो बाकी एज इट इज याद कर लेंगे, कहीं से कहीं तक ऐसी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। बाकी ये है कि जहां तक अब इल्तुतमिश ने मरने से पहले अपनी बेटी, ठीक है, इल्तुतमिश ने मरने से पहले अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि ये इतना आसानी से हो नहीं पाया, ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा समय लगा, ठीक है। और कैसे क्या चीजें हुई ये तो हम अगले सेशन में देखेंगे। लेकिन जरा एक बात और बता दें आपको, जामा मस्जिद के बारे में, ठीक है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो जामा मस्जिद है, इसके बारे में बता रहे थे, ठीक है ना भाई। जामा मस्जिद, जैसे दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई है? बदायूं में जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई है? जैसे आगरा में जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई है? जैसे लाहौर में जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई है? जैसे जौनपुर में जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई है? जैसे संभल में जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई है? ठीक है ना, देख लीजिए। अच्छा ठीक है, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो बनवाई थी शाहजहां ने, ठीक है। किसने भैया? शाहजहां ने बनवाई थी, ठीक है। बदायूं वाली जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाई थी, ठीक है, इल्तुतमिश ने बनवाई थी, ठीक है। आगरा वाली जामा मस्जिद जहांआरा ने बनवाई थी। लाहौर वाली जामा मस्जिद जहांगीर ने बनवाई थी, ठीक है। जौनपुर की जामा मस्जिद हुसैन शाह सरकी ने बनवाई थी, हुसैन शाह सरकी। संभल वाली जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई थी, अब ये हमने बनाई थी, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर सेशन को समाप्त करेंगे। आई होप कि आपने पूरा सेशन एंजॉय किया होगा, ठीक है।